Today we are going to discuss the latest CBSE sample paper and how to attempt that question and what is the latest examination pattern that we will be understanding in this video. So watch it properly and prepare yourself for attempting the new exam pattern. So instructions, as you can see, the question paper is having now 5 sections. There are 27 questions in question paper. All the questions are compulsory. And section A, question number 1 to 5 are multiple choice questions carrying 1 mark each. Section B, question number 6 to 12 are short answer type 1 carrying 2 marks each. Section C, 13 to 21 are short answer type questions, answer type 2 carrying 3 marks each. Section D, 22 to 24 and having 3 marks each. Section E, 25 to 27, long answer type questions carrying 5 marks each. Answer should be brief to the point. Also, the above word limit be adhered to the as far as possible. There is no overall choice in question paper. However, an internal choice has been provided in 2 marks questions of 1 mark and 1 question of 2 mark and 2 question of 3 mark and 3 questions of 5 mark. Only one of the choice in such questions have to be attempted. The diagram drawn should be neat, proportionate, and properly labeled wherever necessary. In addition to this, separate instructions are given with each sections and questions wherever necessary. So ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को फास्ट भी पढ़ना होता है पर पूरे ध्यान से. देन जो मेन है कितने मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पे पता चलता है और ये भी पता चलता है कि कौन कौन से सेक्शन में चॉइसेस हैं. अब हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन ए से. पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट व्हेन पुट इनटू द सॉइल इज लाइकली टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि कौन सा पार्ट अगर सॉइल में हम लगाएं तो नया पौधा बनेगा. पार्ट ऑफ एन इंटरनोड, अ स्टेम कटिंग विद अ नोड, पार्ट ऑफ प्राइमरी रूट, अ फ्लावर. तो कौन सी चीज़ लगाने से नया ऑफस्प्रिंग बनेगा? तो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्वेश्चन है. तो आप सही से आंसर सोचकर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा. एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि आपको एकदम से एक ही साइट में आपको करेक्ट आंसर पता चल जाए और आप उसे टिक कर दो. पर अगर ऐसा नहीं होता, आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स में कंफ्यूजन है 2 ऑप्शंस में, तो आप उसमें नेगेट करोगे जो चीज़ें नहीं हो सकती और फिर आपको ऑटोमेटिक ऐसा आंसर मिलेगा जो होगा ही. तो MCQ because they are risky, because if you get correct then only you get 1 mark, otherwise you lose 1 mark. So you don't have to act very in a haste. आपको जल्दी नहीं भागना है, but you have to be very correct, very sure here. So the answer will be B, a stem cutting with a node. Because रोज कटिंग आपने देखा है, जब आप रोज का पौधा दूसरी जगह लगाते हो तो आप कटिंग लगाते हो और उसमें एक नोड भी होनी चाहिए बिकॉज नया लीफ नया वहाँ पर निकल सके, और नोड एक वेजिटेटिव पार्ट है. तो आपका आंसर बी होगा. नाउ क्वेश्चन 2, इन अ बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर ऑन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इट. जब बैक्टीरिया के अंदर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के वक्त, तो क्या होता है? टर्मिनेट होता है प्रोसेस, हेल्प्स रिमूव इंट्रॉन, इनिशिएट द प्रोसेस, इनएक्टिवेट्स एक्सॉन. क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज? क्या करेगा यहाँ पर इन 4 चीजों में से? तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड हो रहा है, ये मेन है क्योंकि प्रमोटर एक ऐसी साइट है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराती है. तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा होगा? इनिशिएट द प्रोसेस. इसका काम क्या होगा? इनिशिएट करना. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द हाइपोथेसिस
that life originated from pre-existing non-living organic molecules was proposed by. ये हाइपोथेसिस किसने दी थी कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है नॉन लिविंग चीज़ें उनसे बनी है. ये किसकी हाइपोथेसिस थी? तो आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं. ओपेरन एंड हेल्डेन, लुइस पास्चर, एस.एल. मिलर, ह्यूगो डिवेरिस. तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे ओपेरन एंड हेल्डेन. ओपेरन और हेल्डेन की केमिकल हाइपोथेसिस की थ्योरी थी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ओपेरन एंड हेल्डेन. और अगर इसी क्वेश्चन का आ जाए एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था, थ्योरी तो इन्होंने दी थी बट एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था, तो इसमें यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट आता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, मेटिंग ऑफ अ सुपीरियर मेल ऑफ अ ब्रीड ऑफ अ कैटल टू सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड इज कॉल्ड. एक कैटल में सुपीरियर मेल को दूसरे कैटल की सुपीरियर फीमेल से ब्रीड कराने को क्या कहते हैं? ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग. तो इसमें अनदर ब्रीड बोला है, ये इंपॉर्टेंट है. तो अनदर ब्रीड बोला है यानी कि क्या हो जाएगी? क्रॉस ब्रीडिंग, क्योंकि इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग दोनों सेम ब्रीड में होती है, क्रॉस ब्रीडिंग दो अलग अलग ब्रीड्स में होती है. नाउ लार्ज होल्स इन स्विस चीज, लार्ज होल जो स्विस चीज में है वो कैसे बने हैं? उनका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. देन कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, एसिडोबैक्टर एसिटी. तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया CO2 प्रोडक्शन, ये बैक्टीरिया चीज को फर्मेंट करता है और CO2 ज्यादा बनाता है, जिसकी वजह से बड़े लार्ज लार्ज होल हो जाते हैं चीज में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम MCQ पे आते हैं. इंक्रीज DDT कॉन्सेंट्रेशंस इन फिश ईटिंग बर्ड्स इज ड्यू टू. DDT की कॉन्सेंट्रेशन बर्ड्स में इंक्रीज कैसे हुई है, फूड चेन में कैसे इंक्रीज हुई है? तो उसका आंसर क्या होगा? यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, एसरलेटेड यूट्रोफिकेशन. तो इसमें आपके 3 ऑप्शंस में तो यूट्रोफिकेशन ही दे रखा है, बट एक ऑप्शन में बायोमैग्निफिकेशन दे रखा है, और बायोमैग्निफिकेशन ही करेक्ट आंसर है. बिकॉज ये फिनोमिना जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड चेन के अंदर, नॉर्मल सी बात है कि लोअर ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म से खाए जाएंगे, पर अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म में यानी प्लांट्स में हम केमिकल के पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो वो प्लांट से फूड चेन के थ्रू हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे, बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ लॉग स्केल एज. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं कि एक एक्सिस पे स्पीशीज रखते हैं, दूसरे एक्सिस पे एरिया रखते हैं, तो कैसा ग्राफ बनता है? विच काइंड ऑफ ग्राफ वी गेट? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लीनियर और इन्वर्टेड. सो अगर आपको याद होगा तो अलेक्जेंडर हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन है जो, उसमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप उसने बताया और उसमें किस तरह का ग्राफ बना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए शेप ऑफ द ग्राफ क्या है. सेक्शन बी, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ एन एपोमिक्टिक सीड टू अ फार्मर. अब सेक्शन बी शुरू हो रहा है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. इसमें लिखा हुआ है 2 एडवांटेज देने हैं, तो जितना लिखा होगा टू द पॉइंट आंसर देना है, क्योंकि लेंदी पेपर होता है बायो का, थियोरेटिकल कोई भी एग्जाम हो वो लेंदी होता है. तो अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे तो कैन मिस द आंसर्स, आपके आंसर छूट भी सकते हैं. तो यू हैव टू बी फास्ट एंड क्विक एंड टू द पॉइंट आंसर्स. So two advantages what you will give is that the farmer can have the good quality seeds for generation after generation, because this apomixis is a asexual way of reproduction. And second is that the the gene which is there in the plant, that cannot be segregated in the next generation. Means that genes, like for example the genes for the क्वालिटी की अगर कोई क्रॉप है उसमें अच्छी क्वालिटी की जीन है और वो हाइब्रिड सीड है, बेसिकली हाइब्रिड सीड्स के लिए ये होता है. तो कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग से हाइब्रिड सीड्स बनाए हैं
तो वो नेक्स्ट जनरेशन में उनमें सेग्रीगेशन ना हो और जीन्स वैसे की वैसी रहें, इस वजह से प्लांट में एपोमिक्सिस वाली जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। एपोमिक्सिस सेग्रीगेशंस को स्टॉप करती हैं। तो इससे फार्मर को फ़ायदा होता है कि उसे हर साल नया बीज नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले बीज होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो आप इसमें से लिख सकते हो कि इट विल हेल्प द फार्मर इकोनॉमिकली ऑल्सो। Now, seventh, explain when is genetic code said to be degenerate and universal. इसमें भी दो चीजें पूछी हैं, तो वन स्टेटमेंट में आपको दोनों के आंसर देने। डीजेनरेट से आप क्या समझते हो? डीजेनरेट मीनिंग इक्वल मीनिंग, जिस चीज का मीनिंग इक्वल होता है उसे डीजेनरेट कहते हैं। यानी कि दो कोडोन सेम इक्वल अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, करते हैं, और दो से ज्यादा कोडोन भी एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसको कहा जाता है डीजेनरेसी। ठीक है, सेम चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ते हो तो ये वर्ड वहां भी आता है कि पी ऑर्बिटल्स है, तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के, उसमें इक्वल 3 इलेक्ट्रॉन पहले स्ट्रेट में भरते हैं, फिर अपोजिट स्पिन वाले भरते हैं तीनों। तो ये डीजेनरेसी होती है। हम एक साथ पहले ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, एक एक करके भरते हैं, बिकॉज वो उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, अमीनो एसिड्स के लिए जो कोडोन है उनका मीनिंग सेम होता है, इसको डीजेनरेट कहते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से आप क्या समझते हो? यूनिवर्सल मीन्स के फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज अ बैक्टीरिया, कैन बी अ प्रोटोजोआ, कैन बी अ सेल ऑफ द ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अर्थ पे, सभी ऑर्गेनिज्म में उस कोडोन का अमीनो एसिड सेम होगा। दैट मीन्स यूनिवर्सल, दैट मीन्स सेम कोडोन विल कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन एवरी ऑर्गेनिज्म, दिस मीन्स यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है एनसीईआरटी में, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज में हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपियोइड एंड कैनाबिनॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ओपियोइड और कैनाबिनॉइड्स को उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट से ह्यूमन बॉडी के लिए बताना है कि ओपियोइड का और कैनाबिनॉइड का कहाँ पर रिसेप्टर होता है। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर ओपियोइड इज इन द नर्वस सिस्टम एंड कैनाबिनॉइड्स का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। So this mode of action, they can opioids, they can stimulate the body and excite the body and give the feeling of euphoria, and cannabinoids make relaxes the body and it is acting as a hallucinogen. So cannabinoid आप जानते हो भांग होती है, तो ये चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, तो यू हैव टू रीड दैट। मारिजुआना होती है ये, और ओपियोइड आप जानते हो इट इज मॉर्फिन, अफीम होती है ओपियोइड। तो ये सब ड्रग है, बट इनका डॉक्टर्स जो अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इनका बेस्ट यूज, बेनिफिशियल यूज के लिए करते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। बट अगर कोई ऐसे ही कंज्यूम करता है तो वो उसका एडिक्ट हो सकता है, तो इसीलिए आपके सिलेबस में से रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम द 2 टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो कौन सी टेक्निक से आपकी फिश की डिमांड बढ़ सकती है? आप एक्वाकल्चर या आप फिश ब्रीडिंग करोगे तो देन यू कैन गेट लार्ज नंबर ऑफ फिशेस। नेम एनी 2 फ्रेश वाटर फिशेस, you can write rohu and catla, the freshwater fishes. Now describe the contributions of Alexander Fleming, Ernest Chain and Howard Florey in the field of microbiology. So ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले, इनमें से सबसे पहले तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम डिस्कवर की थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में के दौरान जो सोल्जर्स घायल हुए थे उनके वुंड्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी यूज करी गई थी। और अर्नेस्ट चेन और हॉर्बर्ट फ्लोरे ने क्या किया, बाद में इसका स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट किया। तो जो पुरानी पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से इसको निकाला जाता था, देन उसको म्यूटेट करके अच्छी उसके अंदर क्वालिटीज करके ज्यादा अमाउंट में पेनिसिलियम निकल सके, तो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम का स्ट्रेन किया बनाया। तो इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला इन तीनों साइंटिस्ट को। तो दिस इज द contribution to increase the to develop the good strain of penicillin. Now 10th question, all cloning vectors do have a selectable marker, describe its role in recombinant DNA technology.
सारे क्लोनिंग वेक्टर जो हैं उनके अंदर एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। तो आपको इसका रोल बताना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होती है? ज़्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपकी मार्कर की तरह एक्ट करती है। तो जब आप सिलेक्टेबल मार्कर को जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो प्लाज्मिड पे ही मिलती है, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये भी प्लाज्मिड पे मिल रही है, जब आप इनमें पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है, जब आप उनसे कट प्रोड्यूस करते हो तो आपका वहाँ पर कोई भी फॉरेन जीनोम को ऐड कर सकते हो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट कर, तो वो फॉरेन जीनोम उसके अंदर अटैच हो जाता है एंड नाउ एक प्लाज्मिड हमें ऐसा मिलता है जो रिकॉम्बिनेंट है। अब हम इस प्लाज्मिड से अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे तो हम उस बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज हेल्पिंग एज अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन। Now question number 11. Mention how have plants developed mechanical and chemical defense against herbivore to protect themselves. प्लांट ने क्या मैकेनिज्म बनाया जिसकी वजह से वो हर्बीवोर से प्रिवेंट हो सकते हैं, हर्बीवोर उन्हें नहीं खाएंगे। तो प्लांट्स में कुछ ऐसे ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। जैसे कि एक प्लांट होता है यूफोर्बिएसी फैमिली का, तो अगर उसको गाय नहीं खाएगी, जैसे आकड़े का पौधा होता है, आकड़े के पौधे को गाय वगैरह खाएं तो उसमें से ऐसी स्मेल आती है उसकी ग्लाइकोसाइड्स की वजह से, वो मर भी सकती है बकरी वगैरह, तो उसमें पॉइजन होता है। नाउ नेम द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अर्थवर्म एंड बैक्टीरिया कैरी ऑन डिट्राइटस। कौन सी प्रोसेस अर्थवर्म बैक्टीरिया डिट्राइटस पे करते हैं? डिकम्पोजिशन, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। नाउ सेक्शन सी, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन इन चास्मोग्लैमस फ्लावर। चास्मोग्लैमस फ्लावर कैसे पॉलिनेट हो सकते हैं? तो चास्मोग्लैमस फ्लावर ऑटोगैमी कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक्सपोज स्टिग्मा और वी कैन से फीमेल पार्ट और मेल एंथर होता है। और चास्मोग्लैमस फ्लावर जीनोगैमी भी कर सकते हैं, जीटोनोगैमी भी कर सकते हैं। तीनों को आप डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट इसके और में जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो इसके अंदर प्लासेंटा कैसे डेवलप होता है? तो आउटर लेयर जो होती है एम्ब्रियो की, ट्रोफोएक्टोडर्म, दैट लेयर connects with the chorionic villi into the uterus lining, inner lining of the uterus endometrium. दोनों के कनेक्शन से you get a rounded placenta all over the surrounding the embryo, and that placenta is a finger like projection interdigitating। एक तरफ मदर का सेल होता है, एक तरफ एम्ब्रियो का सेल होता है, और ऐसे कनेक्शन होता है, एंड ये आपका बन जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो, उससे भी क्लियर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट स्टेट्स दैट हर कैरेक्टर 2 जीन से कंट्रोल होगा, और उस जीन में से एक एलील 2 एलील से कंट्रोल होगा, और उन 2 एलील में से एक एलील हमेशा डोमिनेंट होगी। दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर डिफरेंट एलील। दूसरी डिफरेंट एलील होने के बाद भी अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करी, दैट मीन्स इट इज डोमिनेंट। तो कैपिटल टी इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो उसने डिड्यूस कैसे किया कि उसने इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा? तो आप कोई भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दोगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे पहुंचा। एक टॉल और डॉट वाले प्लांट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ कर दो। व्हाट आर SNPs? Where they are located in human cells. State any 2 ways of discovering the SNPs can be important to human. SNP क्या होता है? सिंगल